Jai Hind friends, today is Monday 19 June 2023. I am going to analysis over here the Hindu editorial. I cover over here Delhi current affairs, editorial, PIB news, down to earth along with the front line. So यहाँ पे कंपाइल करके आपको एक जगह सारी डिटेलिंग मिल जाती है। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स हो सकती है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, मेरा टेलीग्राम का भी चैनल है, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जो मैं पिछली बार क्वेश्चन पूछा हूँ वो ये रहा। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का जो मैं दिया था वो आपके सामने ये रहा। तो ट्रैफिक से क्वेश्चन था, कह रहा है ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर यूएनईपी। तो क्या यूएनईपी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं बिल्कुल भी नहीं। मिशन ऑफ ट्रैफिक इज़ टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज़ नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसको कंसिडरेशंस में लेके ये चीज़ें बनाई गई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शंस आंसर 2 ओनली हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशंस भी आपको दे दिया। यह एक ट्रैफिक जो है वाइल्ड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, एनजीओ इस इस्टेब्लिश की गई थी 1976 में, हेड क्वार्टर कैम्ब्रिज यूके में है और फाउंडेड बाय अलायंस ऑफ WWF IUCN। तो इसी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, इनके अंतर्गत आती हैं। और इसका क्या उद्देश्य है? तो इंश्योर करता है सस्टेनेबल ट्रेड हो फ्लोरा फौना का, और किसी को कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होनी चाहिए इस ट्रेड में, ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो ये एक स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह काम करता है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो भी ट्रेंड चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, वो किस प्रकार इम्पैक्ट कर रहा है, और प्रोवाइड करता है नॉलेज बेस्ड ट्रेड किसके लिए, वाइल्ड एनिमल और प्लांट के लिए, ताकि कोई भी इशू ना हो। आपको बता दें यहाँ पे अगर मान लीजिए एक प्लांट यूएसए का है, दूसरा प्लांट रसिया का है, तो रसिया का प्लांट अगर इधर आ गया तो ये इन्वेसिव स्पेसीज भी हो सकता है। तो इन्वेसिव स्पेसीज क्या हो सकते हैं? ऐसे फ्लोरा फौना यानी प्लांट और एनिमल, जब भी फ्लोरा फौना मैं बोलूँ तो प्लांट और एनिमल को ही बोला जाता है। तो ये प्लांट और एनिमल दूसरे कंट्री में अगर जाकर लगा दिए गए या फिर छोड़ दिए गए तो इसको चेक करना होता है क्या ये इसके लिए सूटेबल हैं, कहीं वो वहाँ के अलग जो स्पेसीज हैं, फ्लोरा फौना है, उसको हार्म तो नहीं पहुँचा रहे हैं, इसीलिए इसको इन्वेसिव स्पेसीज बोला जाता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग ट्रैफिक को लेके। आशा करते हैं चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कब इसकी स्थापना हुई, कब क्या डिटेलिंग है इसकी, किस में आता है, ये सारी चीज़ें कवर कर दिया मैंने। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे है, इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी पूछा है इन सोसाइटी। तो इन द ऑप्शंस ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शंस है प्रिविलेजेस। तो देखिए इक्वालिटी तभी होगी जब प्रिविलेजेस का ऑप्शंस होगा। प्रिविलेज का क्या मतलब होता है? स्पेशल्स सुविधाएं जो दी जाती हैं लोगों को, स्पेशल क्लास कैटेगरी के लोगों को, उसी की बातें बोली जा रही हैं। तो जो भी प्रिविलेज दिया गया है यहाँ पे स्पेशल क्लास को, वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी में हैम्परिंग दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर दिया गया है। रिस्ट्रेंट कंट्रोल को लेके यहाँ पे कोई चीज़ें, कंपटीशंस, ये भी इससे लेना देना नहीं इक्वालिटी से। आइडियोलॉजी का विचारधारा से इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो राइट ऑप्शंस इसका प्रिविलेज होगा, और यहाँ पे आपको इसकी डिटेलिंग दे दी गई है। तो ऑप्शंस ए प्रिविलेज होगा। जो भी फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है वो प्रिविलेजेस इक्वालिटी इन द सोसाइटी ये मेंटेन करती है, इसलिए ऑप्शंस 1 करेक्ट होगा। रिस्ट्रेंट्स का लेना देना नहीं है, आप देख सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स का भी और आइडियोलॉजी, तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, लेकिन डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म का, ये सब चीज़ों को इंडिकेट करती है। तो ये थी डिटेलिंग। आशा करते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2017 में दिया। आपको बता दूं यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी प्रतिदिन की क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे देता हूँ उसकी एक्सप्लेनेशंस को दे देता हूँ। तो आपका 2 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस अगर कवर हो रहे हैं तो आप एक चीज़ जान लीजिए, आपका
200 के आसपास तो क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाएंगे प्रैक्टिस के रूप में। तो जो कि आप एक रेगुलर तरीके से इसको अगर देखेंगे तो आपकी जो क्वेश्चंस की टैकलिंग की एबिलिटीज़ है, जो क्वेश्चंस को आप टैकल करते हैं एग्जामिनेशंस पीरियड में, प्रोसेस करता आपका माइंड, वो सारी चीज़ें आपको बेनिफिट पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे उन्हीं सब के ऊपर फोकस करी जा रही है, इसलिए आपको बेनिफिट मिलनी ही है और इसको छोड़ के आप बिल्कुल भी नहीं निकलिएगा और प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहना है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो ये जो लेक्स है ये कहाँ पे है, मैंने पूछा था, ये आपके यूके में है। कौन सा वाला यूके? इंडिया वाला यूके, यूरोप वाला यूके नहीं। तो ये सब भारत के लेक को मैं कवर कर रहा हूँ अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूज़ और फैक्ट्स जो निकल के आते हैं इम्पॉर्टेंट, उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो मणिपुर का हालत सभी लोग जान रहे हैं, क्या सिचुएशंस हो गई है मणिपुर में। और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जो हैं वो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा को इनवाइट किए हैं संडे को कि आइए कुछ डील करिए। क्यों? क्योंकि ये जो मणिपुर की कम्युनिटी है, मितई कम्युनिटी, वो आपके मिजोरम में भी बहुत पाई जाती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को एक सांत्वना देने के लिए यहाँ पे इनको बुलाया गया है। किस प्रकार से इसको डील करते हैं वो आने वाले समय में देखा जाएगा। तो कुकी कम्युनिटी यहाँ पे वायलेंस और मितई कम्युनिटी दोनों के बीच में एथनिक वायलेंस हुआ है, जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मितई कम्युनिटी जो है और उसको रिफ्यूज दिया गया है। कहाँ पर? रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जाकर शरण ले लेना। तो यहाँ पे आपको मिजोरम में ये चीज़ें हुई हैं। तो 10,000 के आसपास लोगों को शरण भी दिया गया है। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, वेटरन मलयालम एक्टर पूजा पूरा रवि, इनका अभी रिसेंटली डेथ हो गया है। तो ये किस फील्ड से हैं ये भी याद होना चाहिए, किस स्टेट से। तो मलयालम एक्टर हैं, ये याद होना चाहिए। तो मलयालम एक्टर हैं ये और कई सारे पिक्चरों में उन्होंने काम किया है। 86 वर्ष की उम्र में इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, उनकी डेथ हो गई। तो ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें। 6 जून को चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ग्रांट किए हैं यहाँ पे अप्रूवल, क्या कि 155 कमर्शियल चीज़ें जो होंगी 24/7 ऑपरेटेबल होंगी। कहाँ पे? आपके दिल्ली में। किसको कंसर्न में लग के कि जो वुमेन कार्यरत हैं, रात को नाइट जॉब करती हैं, जैसे कि मेडिकल हॉस्पिटल्स, नर्सिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके भी ये चीज़ें चली हैं और नाइट इकॉनमी को बूस्ट करने का भी प्लान है। तो याद रखिएगा ये दिल्ली अपना निकल के इस फील्ड में आया है। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो प्री परेडनेस के ऊपर यहाँ पे नया एडिटोरियल है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाई परजॉय। ये जो नाम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी डिटेलिंग को भी पहले हम समझ लेते हैं। ये एक तूफान है आपका, कहाँ पे आया सभी जानते हैं, अरेबियन सी में आया। और अरेबियन सी में आके ये आपका कच्छ होते हुए पाकिस्तान के कराची के साइड को इम्पैक्ट करते हुए, आपके राजस्थान के पार्ट को भी इम्पैक्ट करते हुए तो ये निकला। लेकिन इसको नाम कौन दिया? तो इसको नाम देने वाला आपका पड़ोसी बांग्लादेश है। इसका क्या मीनिंग होता है बाइपोरजॉय का? तो इसका मीनिंग होता है डिजास्टर। तो ये थी इसकी सारी डिटेलिंग। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो गुजरात, राजस्थान इससे प्रभावित होते हुए नज़र आए हैं। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रभावित होते हुए नज़र आए हैं। केटल की भी डेथ हुई है, बहुत सारे चीज़ों की यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे कवर करी हैं। 2 लोगों की कैजुअलिटीज़ भी दिखाई गई है। दूसरी तरफ बात आती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट यहाँ पे बनाया था कि साइक्लोन जो है 8 जून से 11 जून के आसपास इसकी ट्रेजेक्ट्री स्पीड होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और इसको क्रॉस करके 15, 16, 17 तक ये चीज़ें पहुंच गई। तो ये चीज़ें हैं किस तरीके से ये बाईपास कर रहा है, कैसे प्रिडिक्शन चल रही है, ये सारी चीज़ों पे बताया जा रहा है। किसके? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। इसकी बैकग्राउंड को भी हम समझेंगे ताकि जो भी क्वेश्चंस बनाए यूपीएससी वो चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी उसमें आएगा, तो छूटेगा नहीं बिल्कुल भी।
तो स्टॉर्म की जो कैटेगरी थी वो किस कैटेगरी में थी? वेरी सीवियर कैटेगरी में यहाँ पे थी, जो कि एवरेज विंड स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे बताई गई थी। ऐसी चीज़ें यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था कौन? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे 1 लाख पीपल की डिस्प्लेसमेंट हुई है, ताकि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दूसरी जगह डिस्प्लेस किया गया है और शेल्टर दिया गया है। 30 सेंट्रल और स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम भी यहाँ पे रेडी तैनात किए गए थे इसकी तैयारी के लिए, प्री परेडनेस के लिए। तो ये तूफान जो आया है बाइपरजोय, उसकी वजह से ये सारी तैयारियाँ अच्छे से कर दी गई थी कि क्या इम्पैक्ट कर सकता है उसको देखते हुए। रिसेंट ईयर साइक्लोन को अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वह 36 से 60 घंटे पहले यहाँ पे चीज़ें हम लोगों को प्रिसाइजली हम लोग जान जाते हैं। तो ये जो तूफ़ान का मूवमेंट है, डायरेक्शंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, इंटेंसिटी है, सारी हम लोग प्रिडिक्ट करने में सक्षम होते हैं। जबकि ग्रेटर लीड अगर बात करी जाए तो टाइम को ही दिया जाता है कि किस प्रकार से हमारे कितने पास समय है, कब पहुंचने वाली है, लैंडफॉल कब करने वाली है ये। तो साइक्लोन की जो स्पीड, इंटेंसिटी है, तबाही मचाने की क्षमताओं को हम लोग जानने के बाद ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो कि आदमी एग्जीक्यूट करता है सेटलमेंट करने के लिए, जो भी इम्पैक्ट एरिया है उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। बात करी जा रही है साइक्लोन की जो 1998 में आया गुजरात में, और ये 3000 लोगों को अपनी चपेट में लेके चला गया। तो ये एक तूफान सिंपल आता है, 3-4 हज़ार लोगों को लेके चला जाता है। ये कैसी सेफ्टी, कैसी सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं आज के डेट को अगर कंसीडर किया जाए तो हमारी टेक्नोलॉजी तो पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है, इसलिए हम अपने लोगों को सेफली बचा पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से हम कर पा रहे हैं। रूरल और कोस्टल इन्हेबिटेंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रोल जो आता है मैंग्रोव का, वेटलैंड का, इनको हमको इम्प्रूव करना चाहिए, तभी जाके ये मैंग्रोव जो हैं, मैंग्रोव क्या होते हैं, जो आपका ये भारत बेल्ट है, इस साइड भी मैंग्रोव है, इस साइड भी मैंग्रोव है। तो जो आपका वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल का सुंदरबन रीजन मैंग्रोव से ढका हुआ है। तो जो भी तूफ़ानें वेस्ट बंगाल में आती हैं इधर को, तो सबसे पहले मैंग्रोव से ही टकरा के उनकी जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं, तो वहीं पे वो 40, 50, 60% तक वहीं पे वो रुक जाती हैं। तो तूफ़ान जो है समुद्र का वहीं पे लैंडफॉल करता है, उन्हीं के पेड़ को उखाड़ने में सक्षम होता है। तो ये हमारी हेल्प भी करती हैं मैंग्रोव। तो इसकी वजह से कहा जा रहा है कि मैंग्रोव को कहीं ना कहीं पुनः रिवाइव करने की ज़रूरत है, उनकी सेफ्टी भी ज़रूरत है। ये हमें देखने योग्य बातें हैं। जो वेटलैंड हैं वे अगर सही रहेंगे तब जाकर यहाँ पे जो फ्लोरा फौना है वो पनप पाएंगे और सही प्रकार से चीज़ें डेवलप हो पाएंगी। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देख लेंगे बैकग्राउंड में जाके हम जो आईएमडी है, बार बार न्यूज़ में आई है क्योंकि क्वेश्चंस तो आईएमडी में से हर स्टेट पीसीएस के अंदर आया है। तो ये पहले बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है, जो भारत सरकार का एक बॉडी है। इसका प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ये ऑब्जर्वेशंस करेगा क्या, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और जो सिस्मोलॉजी है मतलब भूकंप से जुड़ी चीज़ों को भी ये मेजर करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसको देखने के लिए। तो ये अगर आ जाए केवल वेदर को कार्य करता है, सिस्मोलॉजी को नहीं, तो ये भी आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बाबा। अगर कन्फ्यूजन होगा तो देखिए यहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्मोलॉजी सीधे मेंशन किया है मैंने। ये इम्पोर्टेंट बॉडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्या क्या कार्य करता है, क्या फोरकास्ट करता है, तो सिस्मोलॉजिस्ट को भी कंसीडर करता है वेदर के साथ साथ। इसकी 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, कहाँ पे आपके, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली। तो ये जो है एसेस करता है, ऑपरेट करता है हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशंस इंडिया और अंटार्कटिका में। तो इंडिया और अंटार्कटिका में, अच्छा क्या कोई बता सकता है अंटार्कटिका में अपनी जो एजेंसी है वो किस नाम से जानी जाती है? उसका नाम आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें।
तो आपको बता दें 3 एजेंसी उधर हैं जो अभी 2 ऑपरेटेबल हैं। तो जो ऑपरेशनल हैं वो 2 हैं, 3 थी, एक उजड़ गई थी। उसका नाम तीनों का नाम आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। फॉर्मेशंस की बात करी जाए भैया इसकी, तो 15 जून 1875 में इसकी फॉर्मेशंस हुई है और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फोरकास्ट करने के लिए, नेम करने के लिए, और जो वार्निंग होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेके नॉर्दर्न इंडियन ओशियंस में इक्वेटर से ऊपर ये चीज़ें कवर करता है। तो ये आपका मलक्का स्टेट तक भी चीज़ें जाती है, ध्यान है, ऐसा नहीं है कि ये दूसरे कंट्री के आसपास की चीज़ों को नहीं करता है। तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, यहाँ तक भी चीज़ें जाती है। यानी आपका जो भारत है ये इक्वेटर से लेके ऊपर तक चीज़ें कवर करता है। IMD लॉन्च किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आ गई। लॉन्च किया गया है क्या? समर क्या है भैया? तो सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। तो ये 2016 में इसको लाया गया था ताकि कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक कार्बन, रेडिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एरोसोल्स, इन्वायरमेंटल विजिबिलिटी और क्लाइमेटोलॉजिकल्स क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसको कंसीडर किया जाए। तो अगर समर से क्वेश्चंस आ जाए तो छोड़ना नहीं है। ये इसके द्वारा ही लॉन्च करी गई थी जो कि सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च है, 2016 में शुरुआत हुई थी। फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस जो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था, जो कि कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी के अंदर था 1785 के आसपास। मद्रास वाली जब आती है 1796, कोबला ऑब्जर्वेटरी आती है 1826 में। तो सबसे पहले वाला याद रखना बहुत ज़रूरी है, 1785 के आसपास चीज़ें आती हैं। तो ये थी बैकग्राउंड डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ, उसको देखेंगे और कवर करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है यहाँ पे, मसाकर ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन। यहाँ पे जो हैं युगांडा एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पे स्कूली बच्चों के ऊपर अटैक हुआ है जिससे उनको स्कूल को जला दिया गया है। 41 के आसपास बच्चों की वहाँ पे ब्रूटल हत्या कर दी गई है जलाकर। तो 41 लोगों के आसपास में से 38 उसमें से स्टूडेंट रहे हैं और स्कूल के ऊपर ये अटैक हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितनी निर्मम तरीके से हत्या करी गई है, कितनी मानवता शर्मसार है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सोचने पे विवश कर देती हैं, ह्यूमन जो है ह्यूमैनिटी बरकरार रखा है या फिर एकदम एनिमल तो अब नहीं कह सकते क्योंकि एनिमल बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो किस हद तक ये चीज़ें जा रही हैं, किधर को जा रही हैं, ये क्वेश्चंस मार्क लगाता हुआ रह रहा है ह्यूमन के ऊपर। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है युगांडा कांगो बॉर्डर एरिया को लेके, क्योंकि युगांडा कांगो के जो बॉर्डर एरिया हैं उसी पे युगांडा में जो स्कूल था वो चीज़ें वहीं पर अटैक हुई हैं। तो ये जो सस्पेक्टेड है वो इस्लामिस्ट मिलिटेंट के रूप में बोला जा रहा है, इन्हीं का इसमें हाथ है और इन्हीं लोगों ने यहाँ पे क्रूअल एक्ट किया है। तो ये जो सिक्योरिटी सिचुएशंस है अफ्रीका में और भी ज़्यादा बेकार होती हुई नज़र आ रही है। अब सीधे हम चलेंगे क्या लोकेशंस है युगांडा कांगो की, बैकग्राउंड में जाके वो हम देखेंगे, तब जाकर कोई चीज़ें आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपका हो गया युगांडा और ये रही बॉर्डर एरिया। तो ये कांगो, ये युगांडा की राजधानी कंपाला, लेक एल्बर्ट भी इससे बाउंड्री बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चंस कहीं से बन जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है ये सूडान आपका दोनों कंट्री से बॉर्डर बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करी जाए युगांडा की, तो युगांडा कितने कंट्री से बॉर्डर बना रहा है, तो आप सूडान को देख सकते हैं, केन्या को देख सकते हैं, तंजानिया को देख सकते हैं, रवांडा को देख सकते हैं और कांगो को देख सकते हैं। तो ये कंट्री से युगांडा बॉर्डर बनाता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट लेक जो यूपीएससी का बार बार यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आता रहता है, न्यूज़ में भी है, काफ़ी पॉल्यूशंस मच रही है इन एरिया में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया के भी कई पार्ट किए गए हैं, युगांडा के अंदर कुछ पार्ट आता है, कुछ केन्या ले जाता है, कुछ तंजानिया ले जाता है। तो लेक विक्टोरिया का लोकेशंस किनके कितने बाउंड्री से टच करता है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा कोड मैं बनाता हूँ UKT, युगांडा केन्या तंजानिया। तो इससे टच करता हुआ लेक विक्टोरिया है। क्वेश्चंस कभी भी आ सकता है, इसकी एडजॉइनिंग कंट्री कितने कितने कंट्री के साथ ये ज्वाइन करता है बॉर्डर लेक विक्टोरिया, ये इम्पॉर्टेंट है।
दूसरी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जो बॉर्डर एरिया है, इन्हीं इशू पे यहाँ पे आपको ये कांड हुए हैं जो स्कूलों में, यहाँ पे स्कूलों में बच्चों को जिंदा यहाँ पर जला दिया गया है, जो कि बहुत ब्रूटल एक्ट के रूप में यहाँ पे दर्शाता है। अभी रिसेंट ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे इस्लामिस्ट मिलिटेंट वायलेंस, जो कि इस कंटिनेंट की ही पूरी बात करी जाए, नॉर्दर्न अफ्रीका से सोमालिया के आसपास तक, तो यहाँ पे बढ़े हैं, कोई घटे नहीं है। गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक प्रकार से कमज़ोर नज़र आती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा वो स्ट्रांगली लेना पड़ेगा, तभी तो अपने लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी कर पाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉर्डर रीजन की बात करें तो युगांडा और डीआरसी, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इस मिलिटेंसी से ऐसा नहीं है कि ये अनजान है। ये लोग भली भांति इस मिलिटेंट ग्रुप्स को जानते हैं, इनसे अवगत भी हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशंस भी है, डिटेलिंग भी है, क्या इनके डिमांड हैं वो सब भी जानते हैं, क्या करते हैं वो लोग भी इनके बारे में जानते हैं। तो युगांडा की अथॉरिटी सीधे एडीएफ को ब्लेम करी है। क्या है ये? अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो ये एक डेमोक्रेटिक फोर्स हैं जो कि अपने आप को इस्लामिस्ट मिलिटेंट के रूप में यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो कहाँ से ऑपरेट करते हैं? डीआरसी कॉन्गो से ऑपरेट करते हैं, यही जिम्मेदार हैं आपके अटैक के लिए। तो जो कि एक ब्रूटल अटैक है, मसाकर है, कहीं ना कहीं मासूमों की निर्मम हत्या कर दी गई है स्कूलों में। स्कूल एक ऐसा सेक्रेट प्लेस है फ्रेंड, अगर स्कूल ना रहे ना तो लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कौन मेरा मॉम है, कौन मेरा फादर। ये चीज़ें जान लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेस है जो व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाता है, एक सिविलाइजेशन तैयार करता है, एक कल्चर तैयार करता है, एक ट्रेडिशन तैयार करता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ये अटैक कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बातें हैं। ये जो अटैक हुआ है आपके लुबीरिया सेकेंडरी स्कूल्स में हुआ है यहाँ पे, और 2 किलोमीटर कॉन्गोलोज बॉर्डर से, ये जो कॉन्गो की बॉर्डर है उससे है। तो फ्राइडे को इंसिडेंट हुआ है, सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे बता दी गई हैं। ये लोग स्टूडेंट को हैक भी करते हैं, किडनैप भी करते हैं और थ्रेट भी देकर यहाँ पे मारते भी हैं। तो इनका जो एक्टिविटी है टेररिज्म से कोई कम नहीं है, इसलिए इसको देखा जाए तो ये टेरर ही फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे डॉर्मेट्री में पूरा का पूरा आग लगा दिया गया, जिसमें और स्कूलों को लूटा भी गया। 1998 की बात करी जाए तो एडीएफ जो है अटैक किया था दूसरे स्कूलों में कॉन्गो के बॉर्डर पे, और जिसमें 80 से ज़्यादा बच्चों की पुनः जला देने की खबर आई थी। तो ये बहुत पुराने समय से ऐसे ही करते चले आ रहे हैं और इनके बारे में गवर्नमेंट को अवेयरनेस भी है, लेकिन एक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विल पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मिलिटेंट हैं उनसे भी मिले रहिए और अपना सरकार भी बनाते रहिए। तो ये खिचड़ी पकाने वाली बातें हो गई कहीं ना कहीं। इशू निकल के आगे देखिए, अभी जो स्टूडेंट को ये किडनैप कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट को उठा के लेके जा रहे हैं, उनको सोल्जर भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक टेररिस्ट एंटिटी अपनी बना चुके हैं 2016 में, और इसी का इस्तेमाल करके ये यहाँ पे सारी चीज़ें जो बता रहे हैं आपको, यहाँ पे वही चीज़ें एक्टिविटी यहाँ पे चल रही हैं। एडीएफ के फॉर्मेशंस की बात करी जाए, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में चल रही है, इस्लामिक ग्रुप के रूप में चल रही है, तो 1990 के आसपास इस मिलिटेंट ग्रुप का निर्माण होता है और अपोज करता है क्या? रूल ऑफ युगांडा लीडर। तो वहाँ पे जो युगांडा के लीडर थे योवेरी मुसेवेनी, उनको ये उनके विरुद्ध में ये पार्टी का निर्माण कर दिया गया था। पार्टी नहीं, ग्रुप का निर्माण कर दिया गया था, जो कि मिलिटेंट ग्रुप है। तो ये चीज़ें करी गई थी, और ये फॉर्मर कैथोलिक थे जो कन्वर्टेड हो गए किसमें? इस्लाम में। तो एडीएफ का मेन रिक्रूटिंग प्लान क्या था? यहाँ पे मुस्लिमों को रिक्रूट किया जाए। 40% ऑफ द युगांडा पॉपुलेशंस को यहाँ पे करने की बातें भी बोली जा रही हैं। तो इनकी जो एडीएफ थे उनको डिस्क्रिमिनेशंस फेस करना पड़ा, और किसके अंतर्गत? तो मुसेवेनी के रूल के अंतर्गत। तो योवेरी मुसेवेनी का नाम याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आईआर से भी मेंस में क्वेश्चंस आए तो आप इस स्टोरी का बेस बना के आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को टैकल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो योवेरी मुसेवेनी के रूप में 1990s में ये लोग बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस को फेस किए,
और 1998 स्कूल के अटैक के बाद युगांडा कांगोज आर्मी दोनों लोग एक जॉइंट ऑपरेशंस भी लॉन्च किए एडीएफ को यहाँ पे सही तरीके से डील करने के लिए। तो यहाँ पे ये जंगल में और ईस्टर्न जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ईस्टर्न जंगल में और ज़्यादा रिलोकेट हो गए। तो यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट मिल के कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी लूप होल्स हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। जो इशू निकल के आ रहा है उसको सही प्रकार से इंटेंट दिखाने की ज़रूरत है, और एग्जीक्यूशंस और पॉलिसी बना रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अफ्रीका में जो इशू चल रही है उसको डील नहीं किया जाएगा तो इसी प्रकार से चीज़ें चलती रहेंगी और इकोनॉमिक को भी हैम्पर करता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ बात करी जा रही है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से जब इन्वेजन किया था लीबिया पे यहाँ पे, तो ब्रॉट डाउन किया था किसको, मुअम्मर कद्दाफी को। तो यहाँ पे भी सिविल वार ट्रिगर हो रही थी और ट्रिगर हो चुकी थी और वेपन्स लोगों के हाथों तक पहुँच गया था। यहाँ पे भी एक मिलिटेंट ग्रुप निकल के आ गई थी। जो भी वेस्ट कंट्रीज़ हैं वो जब भी एंट्री मारती हैं ईस्ट में तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के इश्यूज निकल के आते हैं। सिचुएशंस की बात करी जाए युगांडा की, तो यहाँ पे बहुत ही ग्रेवियस कंडीशंस बनी है। मुशवेनी जो चीज़ें चालू करके छोड़ दिए हैं, ये अभी तक चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। पीस और स्टेबल का नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ बात करे जाए कि कांगो की नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, एक सिविल स्ट्राइक चल रही है और कंट्रीज़ के आसपास, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि कोई भी लॉ को फॉलो सही से नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट पनप रहे हैं। युगांडा कांगो की भी बात करी जाए तो आपस में ही लड़ते हुए इनके भी लोग दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अब दिखते हैं थोड़ा कि जो आपकी इशू है ये आपका अफ्रीका को लेके स्पेशली, वो क्या है, अफ्रीका के लोगों को कम से कम सेफ्टी और सिक्योरिटी तो मिलनी ही चाहिए। जो बेसिक एमेनिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं पब्लिक ऑर्डर को लेके, वो भी उनको मिलनी चाहिए क्योंकि उनका राइट है। तो ह्यूमन राइट्स का भी हनन ना हो और बेसिक एमेनिटीज़ उनको मिले, ये आज की नीड होनी चाहिए। तभी जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो आपके अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जा रहा है तभी जाके अचीव हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको यहाँ पे बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है ये आपका अभी रिसेंटली COP28 का जो न्यूज़ निकल के आ रहा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो COP28 आपके सामने जो निकल के आ रहा है वो ये बोल रहा है कि एक वोकल कैंपेन हो रहा है। क्या वोकल कैंपेन क्या हो रहा है यहाँ पे, कि अनसीट किया जाए, मतलब उखाड़ के फेंका जाए किसको, जो भी प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किए गए हैं COP28 के लिए, जो कि मिनिस्टर सुल्तान अल जबेर यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं नेशंस को। तो यूएई में COP28 होस्टिंग हुई है। क्वेश्चन आ जाए तो भूलना नहीं है ये चीज़ें। और इनको क्यों उखाड़ के फेंकने की बात करी जा रही है, तो आपको बता दें यहाँ पे ये जो ऑयल कंपनीज हैं यूएई में उसके ये प्रेसिडेंट हैं। तो COP28 तो किस पे कह रहा है कि भैया जल्दी से जल्द शिफ्ट हो जाइए किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो ये क्या इस पे सुनेंगे इनके बातों के, जबकि इनकी खुद की ऑयल कंपनी चल रही है। तो इसी पे बातें चल रही हैं। यहाँ पे रिसेंट लेटर भी भेजी गई हैं यूनाइटेड स्टेट यूरोपियन पार्लियामेंट्री के द्वारा कि इनको भैया रिमूव करो। सीईओ हैं ये अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी तरफ जो भी जर्नी चल रही है एनर्जी फ्यूचर के लिए, वो भी क्लीन एनर्जी फ्यूचर के लिए, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बातें चल रही हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल के मालिक हैं साहब, ये सुल्तान अल जबर। अगर ये कैसे चीज़ें चलेंगी अगर इनकी कंट्री में, सुल्तान अल जबर के कंट्री में, तो कैसे ये चीज़ें डील होंगी, यहाँ पे यही बातें निकल के आ रही हैं। तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमी जो है एक क्रिटिकल फैक्टर हो गई है और इसको किस प्रकार से एक रिन्यूएबल एनर्जी इकोनॉमी के रूप में डेवलप करेंगे। तो 28 में जो बातें होंगी COP28 में ट्रांजिशंस की बातें चलेंगी, किस प्रकार से यहाँ पे इंगेजमेंट पार्टीज दिखाएंगी। सुल्तान अल जबेर यहाँ पे मसदार रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो भी यहाँ पे आएंगी वो किस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी सोलर और विंड प्रोजेक्ट में, ये भी सोचने योग्य बातें हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कंट्री सुल्तान अल जबर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और सोलर में,
विंड में भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये भी अपना कमिटमेंट बताते हुए नज़र आ रहा है। यूएई की देखिए न्यूज़ में है ये चीज़ें, तो यूएई की बारकस पावर प्लांट जो है ये न्यूज़ में आ गई है, इसलिए क्वेश्चंस बन सकता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो रिसेंटली अभी ओपन करी है बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पे है? यूएई में है, ये चीज़ें याद होना चाहिए, जो कि 6 गीगावाट तक क्लीन पावर को एनर्जी देती है। तो ये 6 गीगावाट तक क्लीन पावर एनर्जी देती है, ये इम्पोर्टेंट है। तो IREA जो आयरीना है ये कैसे डील करेगा, किस प्रकार से एग्रीमेंट को साइन करेगा 2030 तक, जो चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करने की बातें बोली गई हैं, किस प्रकार से ग्लोबल एनर्जी को कैपेसिटी को 2030 तक ट्रिपल करेगा, ये भी देखने योग्य बातें हैं। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं, फिनांस की ज़रूरत है जो कि क्रूशियल है। COP28 को लेके यहाँ पे बातें अगर चलाते हैं हम तो, और क्या चीज़ें बोली जा रही हैं? प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान जो बनाई जा रही है, मुजीब क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान अभी बांग्लादेश जो अपना स्वयं का एडॉप्ट किया है अपना इनवर्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसमें $10s of million ऑफ बिल्डिंग क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्वयं बनाएगा और चीज़ें अच्छा से चलेगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मुजीब क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लांट यहाँ पे बांग्लादेश बनाते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो नेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे भी नेशंस हैं जो अपने ही उधारी में फंस चुके हैं और जिसके कारण उनसे ड्यू भी जो बचे हैं वो भी पेमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये इशू है यहाँ पे, किस प्रकार से डील होगा? एक तो फॉसिल फ्यूल की बातें बोली जा रही हैं, दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की बातें बोली जा रही हैं, तीसरी तरफ ड्यूज हैं, डेप्ट हैं, उसकी भी बातें बोली जा रही हैं। तो इन तीनों इशू को कैसे लेके चला जाएगा? क्योंकि अगर कंट्री एक दूसरे को अगर सपोर्ट नहीं करेगी, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और भी कई सारे बैंक हैं वर्ल्ड में, तो ये दोनों बॉडी जो है इंटरनेशनल बॉडी, ये अगर सपोर्ट नहीं करेंगी तो किस प्रकार से फॉसिल फ्यूल से सीधे रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांसपोर्ट होना संभव हो पाएगा क्या? तो यहीं पे बातें बोली जा रही हैं। सवरेन वेल्थ बॉन्ड की भी बातें बोली जा रही हैं, जो कि MDB मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे असिस्ट कर सकता है कि आप डी रिस्क करिए स्ट्रक्चर को, डेप्ट को, और इशू कर सकता है क्या? क्लाइमेट बॉन्ड। तो यहाँ पे यही चीज़ सजेस्ट करते हुए सुल्तान अल जबेर यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अल जबेर यहाँ पे और भी चीज़ें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को लेके बोल रहे हैं कि जो भी लीडरशिप चल रही है वह एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ये दिखानी चाहिए कि जो सवरेन वेल्थ बॉन्ड है वह इस सब चीज़ में फुल पार्टिसिपेशन करे। तो पार्टिसिपेशन जब करेगा तभी तो उनको सपोर्ट होगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बिना पैसे के कुछ भी नहीं यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ अगर करना है तो सबका सपोर्ट लेना ज़रूरी है। वो भी फॉसिल फ्यूल्स को रिन्यूएबल से आप चेंज करना चाहते हैं तो सबका सपोर्ट ज़रूरी है। दूसरी तरफ UAE लीडरशिप के लिए यहाँ पे तैयार अगर हो रहा है तो क्लीन एनर्जी टारगेट जो कर रहा है 2025 तक, और ट्रांसफॉर्मिंग चाहता है क्या कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी इनटू अबू धाबी क्लीन एनर्जी ग्रिड कंपनी 2030 तक। तो ये देखिए इस चीज़ को क्लीन एनर्जी में बदलने के लिए तैयार है 2030 तक, और ग्लोबल फिनेंशियल रिफॉर्म भी यहाँ पे हो, IMF के सहायता से भी ये चीज़ें चलें। तो COP28 में UAE में ये जो चीज़ें हो रही हैं, सुल्तान अल जबेर COP प्रेसिडेंट जो डेजिग्नेट कर रहे हैं यहाँ पे, और अपॉर्चुनिटीज़ भी एक प्रकार से है ये UAE के हाथ में कि किस प्रकार से वो इसको इंगेज करता है, फॉसिल फ्यूल को, इंडस्ट्री को किस प्रकार से यहाँ पे सही मात्रा में कमिटमेंट करके जो इमिशंस है कार्बन का उसको काटता है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत तीव्र गति से बदलने वाली है। जो पेरिस 2015 का आपका पेरिस क्लाइमेट था ये, वो उसको किस प्रकार से 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोक सकते हैं, उसके लिए भी टारगेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए हम लोगों को कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करते हुए और ये चीज़ें वहीं की वहीं न रह के और आगे पोल्यूशंस बढ़ जाए। तो यहाँ पे अभी तो लोग क्लाइमेट ही रिफ्यूजी बन रहे हैं, लोग डिजास्टर आ रही है, तूफान आ रही हैं, ड्रॉट आ रहे हैं, फेमाइन आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, जिसके कारण
डिजर्टिफिकेशंस हो रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है क्लाइमेट की। वर्ल्ड में कितने मिलियन पीपल क्लाइमेट रिफ्यूजी के तहत यहाँ पे जी रहे हैं। तो क्लाइमेट रिफ्यूजी क्या होता है, जब भी कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है तो एक जगह से उनकी जो लिवलीहुड है, जीविका है, अर्न नहीं हो पाती, या फिर इश्यू आ जाता है, या फिर फ्लड आता है, उसकी वजह से वो दूसरे जगह माइग्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण उनको क्लाइमेट रिफ्यूजी बोला जाता है। तो आशा करते हैं ये क्लियर हो गई होगी टर्म, और ये सारी डिटेलिंग भी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरा एडिटोरियल यहाँ पे देखेंगे, न्यू ट्रेंड्स इन इंडियन साइक्लोन। तो ये बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे कवर करूँगा, बैकग्राउंड में भी साइक्लोन को जाके पढ़ाऊँगा यूपीएससी के कंसर्न में लेके, और इस एडिटोरियल को भी टच करूँगा। तो हम लोग देखते हैं क्या जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड में क्या बदलाव आ रहा है। तो सबसे पहले जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं नॉर्थ इंडियन ओशियन में, उसको लेके यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो आपके अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इनलैंड एरिया में चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली चेंज हुई हैं। देखिए क्वेश्चंस अगर यहाँ से यूपीएससी बना दे तो आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से डाउट नहीं होनी चाहिए, उसी को ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्या बातें बोली जा रही हैं, जो नंबर ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज है नॉर्थ इंडियन ओशियन में, ये पूरा लेके बात कर रहा है, वह डिक्लाइन हुई है। किसको लेके बात कर रहा है, नॉर्थ इंडियन ओशियंस की। तो ये देखिए नॉर्थ इंडियन ओशियंस की बातें बोल रहा है अगर, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डिक्लाइन हुई हैं। कुछ डिकेड की बातें बोली जा रही हैं, जैसे 4 डिकेड 40 सालों में अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ इंडियन ओशियंस में ये डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अब इसी को और डिटेल में चले जाएं अगर हम, तो देखते हैं सेकेंड बातों में क्या है। तो डिक्लाइन वाज मोस्टली ड्यू टू रैपिड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो जो बहुत तीव्र गति से तूफानें आ रहे थे उनमें डिक्रीज हुआ है, तो उनके स्पीड में डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो ओरिजिनेट हुए थे बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे बोल रहा है। तो जो बे ऑफ बंगाल में रेपिडली यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, जो ओरिजिनेट हो रहे थे। तो ये आपका बंगाल हो गया, ये आपका अरेबियन सी हो गया। दूसरी तरफ बोला जा रहा है मोस्ट पास्ट साइक्लोन हैव मेड लैंडफॉल इन द साउथ ईस्ट वेस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट ये हो गया और वेस्ट एशिया ये आपका पार्ट। तो इधर की बातें बोली जा रही हैं, मोस्टली किधर डिक्रीज हुआ है ये बातें बोली जा रही हैं। अगर इनकी और डिटेलिंग के अंदर हम चले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो नंबर ऑफ डिस्टर्बेंसेज हैं ओरिजिनेट हो रही हैं कहाँ से, अरेबियन सी। इनमें क्या हो गया, इनमें स्टीडली इंक्रीज हुई है रिसेंट ईयर की बात करी जाए तो। जो अगर रिसेंट ईयर क्वेश्चन बना दे कि अरेबियन ओशियंस में इंक्रीज हुई है क्या, स्टीडली इंक्रीजिंग रिसेंट ईयर, तो जो साइक्लोन है यहाँ पे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके अरेबियन ओशियंस की बातें हम बोल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टर्बेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन नंबर की बात करी जाए यहाँ पे तो यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिक्रीज हुई है और इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी इंटेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, तूफान कितना स्ट्रांगली आ रहा है वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो नंबर किधर बढ़ रहे हैं, किधर इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये चीज़ें याद रखिएगा। किधर डिक्लाइन हो रहा है ये भी चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ, तो जो बे ऑफ बंगाल की बेसिन है और जो अरेबियन बेसिन है 1891 से ये आंकड़ा दिया गया है 2022 तक। तो ये देखिए पहले किस प्रकार से आते थे यहाँ पे, ये ग्राफ यहाँ तक आके रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की जो चीज़ें थी कितनी तीव्र गति से बढ़ी थी आते आते, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। तो डिक्लाइन कहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल में, और इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, ये आपके अरेबियन सीज में। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ से यूपीएससी बना सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है बे ऑफ बंगाल में ये चीज़ें, और दूसरी तरफ ये भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि यहाँ पे
नंबर ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इंटेंसिटी उनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पे चीज़ें आंकड़ों में दिखाई जा रही हैं। ये रिसेंट के कुछ तूफान हैं जो आपको एम्फान, मोचा, ताउते, बाइपरजॉय जो अभी रिसेंटली आया, क्यार, फानी, माहा, चपला, वर्दा, नीलोफार, फैलिन, गिरी, गोनू, ये सारे के सारे तूफ़ान आपके सामने दिख रहे हैं। अब हम कवर करेंगे तूफ़ान के बारे में, डिटेलिंग को अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार से ये फॉर्म्स होते हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी डिटेल्स यूपीएससी के कंसर्न में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंसर्न में रख के यहाँ पे चीज़ों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम देख लेते हैं। तो ये सर्कुलर इन शेप होते हैं, डायमीटर इनकी 150 से 300 किलोमीटर होती है, सेंटर के बीच को आई बोला जाता है, और यहाँ पे कोई भी फ्रंट फॉर्म नहीं होता है जिसके कारण ऐसी चीज़ें टकराकर क्रिएट हों। तो ये बिना फ्रंट के ही ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से आए तो गलत नहीं करना है। और लेटेंट हीट एनर्जी रिलीज करती है जिसके कारण एक विशाल रूप तय करता हुआ नज़र आता है। वेलोसिटी की बात करें तो 50 से 300 किलोमीटर के आसपास इसकी गति होती है। ऑटोमन सीजन में ये ज़्यादातर आता है। क्लाउड जो फॉर्म होता है इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पे फॉर्म होता है 12 किलोमीटर वर्टिकल के आसपास। स्पीड डिस्टेंस की बातें बोली जा रही हैं पृथ्वी से। टॉरेंशियल रेन करते हैं और ग्रेट डैमेज करते हैं, लाइफ को और प्रॉपर्टी को दोनों को डैमेज करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ओरिजिनेट होते हैं और इंटेंसिफाई होते हैं वो वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस पे होते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बातें बोली जा रही हैं। और इनकी जो कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस, वो क्या होती हैं, तो हम फेवरेबल कंडीशंस के बारे में देख लेंगे। तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरी कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, ये प्रेजेंस होना चाहिए। ये फोर्स क्या होता है, जो आपकी पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करती है, रिवोल्यूशंस करती है, जिसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है। तो ये इक्वेटर है आपका, और ये नॉर्थ, ये साउथ, ये दोनों तरफ इसके तरफ जो डिफ्लेक्ट होती है, कोई भी चीज़ आती है तो डिफ्लेक्ट होती है, वही कोरियोलिस फोर्स के रूप में जानी जाती है। स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड ये चीज़ें होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग करती हैं वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे लो लेवल की तरफ यहाँ पे चीज़ें बढ़ती हैं, प्रेशर बढ़ती हैं, स्टॉर्म बढ़ती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अपर डाइवर्जेंस होता है सी लेवल के सिस्टम को लेके। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं डेवलपमेंट क्या चीज़ का होता है, तो साइकिल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला फॉर्मेशंस एंड इनिशियल स्टेज, दूसरा मैच्योर, और तीसरा कैसे ये ख़त्म होता है। तो इसका फॉर्मेशंस को अगर देखा जाए तो साइक्लोनिक स्टॉर्म डिपेंड करता है किस प्रकार से ट्रांसफ़र ऑफ वाटर वेपर चल रहा है, हीट कितना गर्म है, ओशियंस कितना गर्म है, और ओवरलेइंग जो एयर है वो किस प्रकार से इवापोरेट हो रही है सी सरफेस से। ये इनकरेज करता है फॉर्मेशन ऑफ मैसिव वर्टिकल्स क्यूमुलस क्लाउड को, जो बियर करती है क्या, रेन को, इवापोरेशंस को, तब जाके वो बारिश करती है। तो ये कन्वेक्शंस और कंडीशंस के कारण यहाँ पे राइज होती है और ओशियन सरफेस की सहायता से। मैच्योर स्टेज की बात करी जाए तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म इंटेंसिफाई हो जाते हैं इस स्टेज में, और एयर सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बिजली कड़काते हैं और ऊपर चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ऊपर जाके हॉरिजेंटली फैल जाते हैं, ट्रोपोपॉज लेवल तक ये चीज़ें जाती हैं। एक बार अगर एयर फैल गया तो पॉजिटिव प्रेशर्स यहाँ पे हाई लेवल प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो प्रेशर है वो हाई लेवल पे प्रोड्यूस हो जाता है और एक्सलेट करता है क्या, डाउनवर्ड मोशंस ड्यू टू कन्वेक्शंस। तो कन्वेक्शंस यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये टर्म भी ज्योग्राफिकल टर्म है, इसको भी क्लियर होना जरूरी है। तो कन्वेक्शंस क्या होता है, जो भी चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ जलती हैं विदाउट लूजिंग एनी टेम्परेचर, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कन्वेक्शंस। दूसरी तरफ बात बोली जाए इंड्यूसमेंट ऑफ सब्सिडेंस, तो ये एयर जो वार्म अप हो जाते हैं वो कंप्रेशंस हो जाते हैं और वार्म आई के रूप में, यहाँ पे जो लो प्रेशर होती है आई में, तो आई में भी क्वेश्चंस बनाया हुआ है यहाँ से, इसीलिए इसकी डिटेलिंग को दे रहा हूँ। तो ये आई में लो प्रेशर्स होते हैं जो कि जनरेट हो जाते हैं। और ये फिजिकल फीचर की बात करी जाए तो मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इंडियन ओशियंस में कंसेंट्रिक पैटर्न, हाईली टर्बुलेंट और गैंट क्यूमुलस थंडर क्लाउड के रूप में बैंड बनाकर चलते हैं। यानी यही क्लाउड है जो तूफान लाता है और वर्षा लाता है, वो भी हैवी। तो क्यूमुलस
क्लाउड जो है तूफान लाता हुआ नजर आ। कैसे डीके होती है, समाप्ति कैसे होती है इसकी, तो जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं यहाँ पे वीक हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स सेंट्रल लो प्रेशर। तो जब ये सेंट्रल लो प्रेशर तक चीज़ें पहुंचती हैं तो यहाँ पे इंटरनल वार्मथ और एक्सट्रीमली हाई स्पीड के कारण यहाँ पे चीज़ें आकर ख़त्म होती हैं। तो ये चीज़ें हैं वार्म मॉइस्ट एयर बिगेन टू एब्रुप्टली कट ऑफ। तो जो भी गर्म चीज़ें हैं वो फैल जाती हैं तो भी पुनः ठंडा होके नीचे आ जाती हैं। जो गर्म होती हैं हवाएं वो ऊपर जाती हैं। तो गर्म वाम जो है ऊपर जाएंगी तो फैलेंगी तो पुनः नीचे आएंगी। ये साइकिल चलती हुई नज़र आ रही है। तो जब लैंडफॉल करती हैं और कोल्ड वाटर को यहाँ पे लाती हैं, तो जब कोल्ड हो आती हैं तो नीचे आती हैं, वार्म होती हैं तो ऊपर आती हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ज़मीन पे आके ये लैंडफॉल करती हैं। ये सारे साइक्लोन के प्रोसेस हैं। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। OMSS के बारे में न्यूज़ है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये क्या है, ओपन मार्केट सेल स्कीम है। ये डोमेस्टिकली बातें करी जा रही है। तो अभी रिसेंटली यूनियन फूड मिनिस्ट्री इसको मेंटेन किए हैं एक डिसीजन कि ये रिड्यूस करेंगे क्या, क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। तो जो क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है, एक स्टेट सेंट्रल से जो डिमांड रखती है वो जिस रेट पे ये बोल रहे हैं कि हम जो है अभी उसमें कटौती करेंगे, जितना आप डिमांड करेंगे उतना हम दे नहीं पाएंगे। तो यह उसी चीज़ को लेके बातें बोली जा रही हैं। ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं बोल रहे हैं, तो हम जो इन्फ्लेशंस है उसको सही करने के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। सेवलर स्टेट रूल्ड बाई नॉन बीजेपी पार्टी। तो जो चीज़ें नॉन बीजेपी पार्टी है वो क्या कर चुकी है, जैसे कि कर्नाटका में भी रिसेंटली इलेक्शंस हो गए हैं तो वहाँ पे अन्न योजना लेके आए हैं। वहाँ पे 15 kg पर पीपुल को यहाँ पे अन्न दिया जाएगा। तो ये सीधे कर्नाटका सेंटर से राइस और गेहूं के लिए डिमांड की, तो यहाँ पे मना भी कर दिया गया है। यहाँ पे वही चीज़ें बता रही हैं कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वहाँ पे इशू निकल के ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशंस के लिए हम डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स कहीं ना कहीं इशू निकल के आ रही है और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी अंतर्गत में भी कवर नहीं करने के लिए बोली गई हैं। जो OMSS है सेंटर जो है रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो क्वांटिटी होगा उसमें हम कटौती कर देंगे। यहाँ पे 10 से लेके 100 टन तक चीज़ें FCI रेंज कर दी है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे 10 से लेके 100 टन तक कर दी गई है। ये चीज़ें याद रखिएगा। पहले जो है चीज़ें मैक्सिमम क्वांटिटी अलाउ थी 3000 टन एक बार में कोई बायर यहाँ पे ले सकता है। अब 10 से 100 टन तक चीज़ें कर दी गई हैं, जो कि कितना कम है ये देख सकते हैं, 10% भी नहीं है। तो किस प्रकार से स्टेट अगर अपनी पॉलिसी को लेके आती है तो लोगों को कैसे यहाँ पे फ्री में अन्न भी प्रोवाइड कैसे करेगी, ये भी इशू निकल के आ रहा है। तो स्मॉल और मार्जिनल बायर्स के लिए बोल रहे हैं ये चीज़ें करी गई हैं, लेकिन तमिलनाडु और केरला दोनों ये सब चीज़ से खुश नहीं हैं। वो अपना अलग अल्टरनेटिव खोजने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो यहाँ पे यही सारी न्यूज़ थी। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ अलग न्यूज़ और फैक्ट है उसको भी हम देखेंगे। वेटनर सिनेमेटोग्राफर यहाँ पे फोटोग्राफर भी हैं, राइटर भी हैं, नवरोज जी, जिनका अभी रिसेंटली 79 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है। तो ये तमिलनाडु से आते हैं। चीज़ें याद रखिएगा किस फील्ड से हैं, क्या नाम है इनका, तो नवरोज, और किस फील्ड से हैं तो सिनेमेटोग्राफर, फोटोग्राफर और राइटर ये थे। आदि पुरुष जो पिक्चर अभी चली है, आदि पुरुष के डायलॉग को लेके जो इसके राइटर हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, इनका जो है इशू निकल के आ रहा है। ये वही राइटर हैं जो बहुत सारे पिक्चरों को ये अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। तो जो MS धोनी के गाने हैं, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये संगीत है। लेकिन इस पिक्चर में जो इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है डायलॉग के रूप में, वो बहुत ही पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज बोला जाए, मतलब पेडेस्ट्रियन का मतलब टपोरी लैंग्वेज अगर बोलें तो गलती नहीं होगी। तो टपोरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भारत की जो सबसे पुरानी एपिक रामायण है उसको इन्होंने अपना डायलॉग दिया है, जो कि कहीं भी किसी भी प्रकार से उस एंगल पे सूट नहीं करता है। तो वो आप लोग अगर पिक्चर देखे हों तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं किस प्रकार से
वहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पे उस पिक्चरों में डायलॉग डिलीवर किए गए हैं, जो कि एक गॉड के रूप में हम लोग देखते हैं। हनुमान जी, श्री राम जी, अंगद जी, ये सारे लोग कहीं ना कहीं वो अलग प्रकार से अपने डायलॉग की डिलीवरी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही जनता यहाँ पे नाखुश है, इसी सब चीज़ को यहाँ पे बोली जा रही है। दूसरी तरफ इसको लेके नेपाल में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। इस पिक्चर को लेके काठमांडू में पिक्चर को बैन कर दिया गया है। ये भी दिखाया गया है कि काठमांडू के लोग, नेपाल के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो यहाँ पे सीता हैं वो ये बोली हैं कि हम भारत भूमि से हैं, जबकि सीता जनकपुर नेपाल में जो पड़ता है वहाँ से बोल रहे हैं, इसलिए ये पिक्चर यहाँ पे बैन कर दी गई है। तो ये भी एक इशू है इंडिया और नेपाल को लेके, इसलिए भी ये चीज़ें बंद कर दी गई हैं। 5 साल के आसपास में पहली बार अभी कोई एंटोनी ब्लिंकन, जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो विजिट किए हैं। कहाँ पे? बीजिंग में। तो न्यूज़ में है, इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो वर्ल्ड की 2 बिगेस्ट सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, वो यहाँ पे इस इशू को लेके मैनेज कैसे करेगी, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। तो ये पिक्चर है, ये देख सकते हैं, ये सीता हैं, ये राम हैं, ये शायद लक्ष्मण होंगे मेरे ख्याल से, और ये आपके हनुमान जी। तो किस प्रकार से इसमें जो ह्यूमरस एक्ट डाला गया है और जो आज की जनरेशन्स क्या इसको पसंद कर रही है, ये भी हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं ये पिक्चर आपको अच्छी लगी कि कैसी लगी। मैं तो इसको राइटली रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करता हुआ सीधे यहाँ पे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सारे नज़र आए हैं। तो ये जो एपिक है अपनी, उससे छेड़छाड़ अपने कल्चर ट्रेडिशन से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। कल्चर एक सबका सेपरेट चीज़ें हैं, ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव पॉइंट से नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे एंशिएंट एपिक है। तो इसको हमें कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को केवल इस प्रकार से नहीं देखते कि यह एक हमारा रिलीजन है, बल्कि एक सिविलाइजेशंस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, जिसके कारण हमको इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही सारी इशू है, और भारत का जो नाम रोशन हुआ है इन एपिकों के द्वारा एंशिएंट टाइम में भी, तो इनका भी रोल है। तो ये अपना अलग ओहदा भारत तब जाकर पूरे वर्ल्ड को दे पाया है। विश्वगुरु ऐसे ही नहीं था, इन सब बुकों का भी रोल था, जिसके कारण विश्व गुरु बोला जाता था। आज के डेट की बात करी जाए तो यहाँ पे इन पिक्चरों को अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ऐसी भाषा का, पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज का प्रयोग करा जाएगा, तो ये कैसे संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, एक आर्चर यहाँ तीरंदाज अभिषेक वर्मा यहाँ पे ये मेंस इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतते हुए नज़र आए हैं। आपके कहाँ पे? मेडेलियन का है कोलंबिया में। तो कोलंबिया में आर्चरी वर्ल्ड कप यहाँ पे स्टेज 3 में यहाँ पे जीते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभिषेक वर्मा का नाम याद रखिएगा। सात्विक साईराज और रानकी रेड्डी ये 2 लोग हैं, और चिराग शेट्टी ये दोनों लोग हिस्ट्री बनाते हुए नज़र आए हैं। इंडोनेशिया के ओपन को यहाँ पे डबल टाइटल जीतते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पे सुपर 1000 बैडमिंटन इवेंट जो हुआ है उसको जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो किस गेम से हैं? बैडमिंटन से। कौन कौन पर्सनालिटीज़ हैं, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। चाइना का जो डेवलपमेंटल सिक्योरिटीज अप्रोच है वो क्या अभी चल रहा है, तो डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो साइबर एडमिनिस्ट्रेशंस की जो बातें बोल रहा है चाइना, कई दिन से लेके ये इशू में काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू निकल के आई हैं, तो उसको अनाउंस करा है कि यूएस की जो चिप गाइंड कंपनी है माइक्रॉन, ये पूछ सकता है कहाँ की कंपनी है माइक्रॉन, ये याद रखिएगा यूएसए की गाइंड कंपनी है, चिप बनाती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी के लेके यहाँ पे चीज़ें निकली हैं, और ये जो है इसके नेशंस को, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस के लिए इजाज़त नहीं मिली, तो ये चीज़ें बोल रहा है कहीं ना कहीं ये थ्रेट पहुँचाता हुआ नज़र आ रहा है। इस कंपनी में इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं दिया गया। तो चाइनीज़ यहाँ पे सीधे क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेंजेंस ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, किससे? यूएसए से। ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो जो चाइना और यूएसए का टसल है, वार है, ट्रेड डेफिसिट का, जियोपॉलिटिक्स का, इकोनॉमी का, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही हैं।
डेवलपमेंट की बात करें तो सिक्योरिटी और डायमेट्रिकली यहाँ पे अपोजिंग कर रहे हैं एक दूसरे के फोर्सेस को, और ये जो है किस प्रकार का वातावरण क्रिएट होगा, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी यहाँ पे अगर नहीं बनेगा तो कैसे फ्री इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ल्ड में चल पाएगी। तो LPG किस प्रकार से कार्य करेगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो बनी है ग्लोबली किस प्रकार से चलेगी अगर एक दूसरे की कंपनी को यहाँ पे बैन किया जाए, एक दूसरे की कंपनी को इन्वेस्टिगेशंस किया जाए या फिर लॉ ला के बैरियर बना दिया जाए, तो कैसे ट्रेड वर्ल्ड में पॉसिबल है। इसी पे बातें उठ रही हैं, क्वेश्चंस उठ रही हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया की पुलिस यहाँ पे 3 युवकों को गिरफ्तार करती हुई नजर आई जो 14, 17, 20 साल के थे। यहाँ पे बताया जा रहा है उनका कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट से हाथ नज़र आ रहा था उनके प्राइड परेड में। तो परेड में कहीं ना कहीं वो भी इशू है, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे परेड करते हुए लोग नज़र आ रहे थे। इसी बीच में ऑस्ट्रिया के पुलिस 3 युवकों को गिरफ्तार किया, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे वो IS से, पता नहीं क्या उनका इंटेंट होगा जो इस प्रकार की इशू करने जा रहे होंगे। न्यू बिल ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड इज़ टू हेल्प नवाज। तो यहाँ पे नवाज पुनः पाकिस्तान में वापस आते हुए लंदन से देखे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इनके भाई साहब PM हैं, तो इनके भाई साहब अपने भाई को लंदन से बुलाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे 2018 में। तो ये कहीं ना कहीं बिल को ही अमेंड करके बुलवाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। एटलीस्ट 2 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई नेपाल फ्लड लैंडस्लाइड में। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कितने लोगों की मृत्यु हो गई, इम्पॉर्टेंट ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था सुपर हेवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चैनपुर म्यूनसिपैलिटी में। तो ये सुपर हेवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो नेपाल में है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल कप यहाँ पे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फुटबॉल में हम लोगों का एक अचीवमेंट है और इस साल फुटबॉल में 2 बार हम लोग चैम्पियन नज़र आ चुके हैं। तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, ये याद रखिएगा। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये PDF अगर आपको चाहिए इस पूरे वीडियोस का तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।